इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। प्रतीक के घर में मेघा बड़े प्यार से उसकी सारी तस्वीरों को देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनमें प्रतीक की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें थीं और बहुत सारी तस्वीरों में प्रतीक तनु के साथ था। उन दोनों की मस्ती करते हुए लड़ने झगड़ने की बहुत सारी तस्वीर थी। मेघा उन सबको देखकर सोचते हुए खड़ी थी और जैसे ही जाने को हुई उसकी नज़र प्रतीक के नोट्स पर पड़ी जो कि बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेघा ने नोट्स को देखा और प्रतीक की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, देखिए प्रतीक जी, आपने हमारा क्या हाल कर दिया है। हम जब भी आपको देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। आप हैं ही इतने अच्छे कि कोई भी आपको देखने के बाद आपके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। और फिर कुछ सोच कर कहा, हम बिना कितने बुद्धू हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो छोड़कर सब कर रहे हैं। मेघा ने जल्दी जल्दी सारी नोट्स उठाई और उसे देखने लगी, पर मेघा को एक नोट्स नहीं मिल रही थी। उसने उसे हर जगह तलाश किया और फिर प्रतीक को मैसेज किया, हमें आपकी एक नोट्स नहीं मिल रही है। प्रतीक ने भी उधर से मेघा को मैसेज किया कि एक बार अलमारी में देख लीजिए, शायद वहाँ हो। मेघा मुस्कुराते हुए अलमारी खोलकर देखने लगी और उसे प्रतीक की नोट्स मिल गई। उसने उसे चेक किया और उसके हाथ में तनु का लेटर लग गया। और उधर प्रतीक को याद आया कि उसने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, मेरे नोट्स में तो तनु का लेटर था, मैं कैसे भूल गया। अगर मेघा ने उसे पढ़ लिया और उसके बारे में सबको बता दिया तो क्या होगा। इधर मेघा तनु का लेटर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ तनु और प्रतीक के बारे में बता रहा था कि दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। प्रतीक वहाँ से दौड़ता हुआ घर पहुँचा। नीचे भाभी ने उसे देखा और कहा, देवर जी, मेघा आई है, घर और आपके कमरे में है। प्रतीक ने सीढ़ियों पर से भागते हुए कहा, जानता हूँ भाभी, इसलिए जा रहा हूँ ऊपर। भाभी ने नीचे खड़े खड़े सोचा, अब देवर जी को क्या हो गया। प्रतीक अपने कमरे में पहुंचा। तब तक मेघा ने पूरा लेटर पढ़ लिया था और उसकी आंखों से आंसू बहकर उस लेटर पर गिरने लगे थे। मेघा ने भीगी आंखों से प्रतीक को देखा और फिर उस लेटर को। और प्रतीक परेशान सा कभी मेघा की तरफ देखता तो कभी तनु के लेटर की तरफ। फिर उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मेघा के पास आकर हिचकिचाते हुए कहा, मेघा, वो मैं और तनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ना ही मैंने उसे कहा है कभी और ना ही तनु ने कभी मुझसे कहा। बस जाते हुए उसने ये लेटर मेरे लिए लिखा था जिसमें उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी थी। मेघा प्रतीक के गले लग गई और रोते हुए बोली, आप दोनों का प्यार सच में बहुत अनोखा है और बहुत सच्चा भी है। हमने आज तक कभी ना ऐसा प्यार देखा और ना ही सुना। ऐसा प्यार तो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही देखने को मिलता है। आप दोनों का प्यार सच में महान है। बिना एक दूसरे को अपने दिल की बात बताए आप दोनों एक दूसरे के दिल की बातें जानते हैं और एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। प्रतीक ने मेघा के सिर को सहलाते हुए कहा, मेघा, जिस प्यार में शर्तें होती हैं वो प्यार नहीं, व्यापार होता। मैंने तनु से बचपन से ही प्यार किया है और उसका इंतजार किया है और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मेघा ने सुबकते हुए कहा, हमें तो आज पता चला कि किससे कहानियों वाला प्यार भी सच होता है। तनु बहुत खुश नसीब है कि उसे आप मिले। काश हमें भी कोई ऐसा ही प्यार करता जैसे आप और तनु एक दूसरे से करते हैं। प्रतीक ने मेघा को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछ कर कहा, मेघा जी, देखिएगा, एक दिन आपको भी कोई मिलेगा जो आपसे दीवानों की तरह प्यार करेगा। अच्छा, फिर आप क्यों रो रही हैं? चलिए मुस्कुरा दीजिए। मेघा मुस्कुराते हुए बोली, जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो एक दूसरे से अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते हैं और सबसे छुपा क्यों रहे हैं। प्रतीक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेघा जी, अगर प्यार थोड़ा सा होता तो शब्दों में बयां कर देता, लेकिन तनु के लिए मेरे दिल में इतना प्यार है कि उसे चंद शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही सबको बताने की, तो जब तनु यहाँ आएगी तब मैं और तनु एक साथ मिलकर सबको हमारे बारे में बताएंगे और यही तनु भी चाहती है। मेघा ने हल्की सी मुस्कान के साथ प्रतीक के चेहरे की तरफ देखा और कहा, प्रतीक जी, इतना प्यार और इतना धैर्य आप कहाँ से लाते हैं? प्रतीक ने मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, वो है ना, सब वही करते हैं। मेघा ने हंसते हुए कहा, आप भी ना प्रतीक जी, आपकी बातें कभी कभी समझ में नहीं आती। ये लीजिए आपकी अमानत, संभाल कर रखिएगा इसे। और हंसते हुए मेघा प्रतीक की सारी नोट्स लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है।
प्रतीक तनु के लेटर को अपने होठों से छूकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपने पर्स में छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम सेफ हो। इधर मेघा अपने घर तनु के घर पर पहुंचती है और दरवाजे को बंद करके ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहती है कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें एक पाप करने से बचा लिया। अच्छा हुआ जो हम प्रतीक जी के ज़्यादा करीब नहीं गए और हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं पर उनसे प्यार नहीं करते। अच्छा किया जो आपने हमें बचा लिया उनसे प्यार करने से, वरना अगर प्रतीक जी को हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चलता वो खुद को इसका जिम्मेदार मानते। भगवान जी प्रतीक जी को हमेशा खुश रखिएगा और तनु को उनसे जल्दी से मिलवा दीजिएगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि अगर किसी को भी तकलीफ़ में देखेंगे तो उसके लिए अपने खुशियों की कुर्बानी भी दे देंगे। और जहाँ तक हमारी बात रही तो हमें पता है आपने हमारे लिए किसी न किसी को ज़रूर बनाया होगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है, बस वो प्रतीक जी ही जैसा हो। मेघा भगवान से ढेर सारी प्रार्थना कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो उसके घर से फ़ोन था। मेघा ने कॉल रिसीव किया और खुश होकर लेकिन नाराज़गी जताते हुए कहा, हेलो पापा, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं, आपको इतने दिनों बाद हमारी याद आई। दूसरी तरफ मेघा की माँ थी जो रोए जा रही थी। अब मेघा परेशान हो गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, और पापा कहाँ हैं, वो ठीक तो है ना। मेघा की मम्मी ने रोते हुए कहा, बेटा तू बस जल्दी से यहाँ आ जा, तेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू आ जा, मैं तुझे सारी बातें यहीं बताऊंगी। मेघा की माँ ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया और मेघा हेलो मम्मी कहती ही रह गई। मेघा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोए जा रही थी और उसकी आवाज़ सुनकर नीचे से तनु की मम्मी भी ऊपर कमरे में आ गई और इस तरह से मेघा को रोते हुए देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया और पुचकारते हुए कहा, मेघा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मेघा ने सिसकते हुए कहा, वो पापा हॉस्पिटल में है, मम्मी ने फ़ोन लगा कर बताया, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे घर जाना है अभी, प्लीज़ बड़ी मम्मी प्लीज़ मुझे घर जाना है। तनु की मम्मी ने तुरंत तनु के पापा को फ़ोन लगाकर बुला लिया। वो जल्दी से घर आए। मेघा उनके गले लग कर रो पड़ी, उन्हें सारी बातें बता दी और तनु के पापा ने तुरंत बेंगलोर के लिए 2 फ्लाइट की टिकट बुक की और मेघा को लेकर बेंगलोर निकल गए। और 4-5 घंटे के सफ़र के बाद दोनों बेंगलोर में हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां मेघा के पापा एडमिट थे। वहां मेघा की मम्मी बस इमरजेंसी वार्ड के बाहर आंखों में आंसू लिए बैठे थे। मेघा दौड़कर उनके गले लग गई और सिसकते हुए कहा, पापा कहाँ हैं मम्मी, उन्हें क्या हुआ है। मेघा की मम्मी ने रोते हुए कहा, किसी ने तेरे पापा को, और वो इतना कहते कहते रुक गई और फिर सोचकर कहा, वो तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो तेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उनकी हालत ख़राब है, पता नहीं वो बचेंगे भी या नहीं। और इतना कहकर वो मेघा के गले लग कर रोने लगी। फिर तनु के पापा ने उनकी हिम्मत बांधते हुए कहा, आप चिंता मत करो, हमारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, हम उसका इलाज इससे भी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। तनु के पापा डॉक्टर से बात करने चले गए और मेघा अपनी मम्मी के साथ वही टेबल पर बैठी रही। तनु के पापा डॉक्टर से बात करने उनके केबिन में गए और कहा, हम प्रकाश के भाई हैं, क्या हुआ है उसे। डॉक्टर ने उनकी हालत के बारे में सब कुछ बताया और उनकी बात सुनकर तनु के पापा के होश उड़ गए और वो चुपचाप बाहर निकल आए और घर पर कॉल करके सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर तनु की माँ परेशान हो गई और उन्होंने तनु को भी कॉल करके सब बता दिया। इधर प्रतीक अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, तभी तनु का वीडियो कॉल आया। तनु का कॉल ज़्यादातर रात में ही आया करता था तो प्रतीक हैरान हुआ और कॉल अटेंड कर लिया और खुश होकर कहा, क्या बात है मैडम जी, आज सूरज कहाँ से निकला है, आपका कॉल इतना। और इतना कहकर वो चुप हो गया क्योंकि सामने तनु उदास थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। प्रतीक उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया और हकलाते हुए बोला, तनु क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। अब तनु के सब्र का बांध टूट गया और लगभग रोते हुए बोली, प्रतीक चाचू को बचा लो, प्रतीक मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्रतीक कुछ करो। प्रतीक ने परेशान होते हुए कहा, आराम से, पहले तुम शांत हो जाओ तनु प्लीज़, और अब बताओ कि हुआ क्या है। तनु ने अपने आप को कंट्रोल में करते हुए प्रतीक को सब बता दिया। प्रतीक ने तनु को हिम्मत देते हुए कहा, तनु पहले तुम चुप हो जाओ और टेंशन मत लो, मुझे मेरे भगवान जी पर पूरा भरोसा है, वो अंकल को कुछ नहीं होने देंगे। तनु ने फिर से कहा,
प्रतीक ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मुझे मेरे भगवान जी पर भरोसा है। मैं अभी निकलता हूँ बेंगलोर के लिए, तुम टेंशन मत लो और भगवान जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। तनु ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है प्रतीक, तुम जो कहते हो मैं सब मान लूँगी, बस चाचू ठीक हो जाए। प्रतीक ने मुस्कुरा कर कहा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। और तनु ने उदास मन से फ़ोन काट दिया और प्रतीक ने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े बैग में पैक किया और नीचे जाकर अपने घर वालों को सब बता दिया कि वो बेंगलोर जा रहा है और क्यों जा रहा है। प्रतीक की मम्मा ने उसे जाने की परमिशन दे दी और कहा, अपना ध्यान रखना और फ़ोन करके सब बताना। प्रतीक ने सबके पैर छू और सबको गले लगाकर वहाँ से निकल गया। कुछ ही दूर जाकर उसने एक सुनसान सड़क पर अपना मास्क निकाला और उसे पहन लिया। प्रतीक ने इतने समय में अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचान लिया था। वो किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता था और ना ही किसी का दिमाग पढ़कर उसे बदल सकता था। इसके सिवा वो दूसरा दुनिया का हर काम कर सकता था। प्रतीक हवा की रफ्तार से उड़ते हुए कुछ ही घंटों में बेंगलोर पहुंच गया, लेकिन वो अगर इतनी जल्दी किसी की भी नज़र में जाता तो उसका राज खुल जाता। तो उसने एक होटल में कमरा लिया और वहीं रुक गया। प्रतीक रात में चुपचाप अपने फेस को कवर करके वो हॉस्पिटल पहुंचा और जहां मेघा बैठी थी वहां से कमरे को देख लिया और बाहर आ गया। प्रतीक इमरजेंसी वार्ड की खिड़की से के बाहर खड़ा होकर डॉक्टर की बात सुनने लगा। डॉक्टर राउंड पर आए थे तनु के चाचा को देखने। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि अगर आज की रात निकल गई तो पेशेंट बच सकता है। हमें गोलियां तो निकाल दी हैं, पर जख्म अभी भी बहुत गहरा है, देखते हैं क्या होता है। सारे डॉक्टर्स तनु के चाचा को चेक करके चले गए और फिर प्रतीक खिड़की से अंदर आया और तनु के चाचा के सारे जख्मों पर हाथ फेरने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। और तब इसका फ़ोन बजने लगा। बाहर मेघा बैठी थी। उसने दरवाजे के अंदर फ़ोन की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। वहाँ बस उसके पापा ही थे जो बेड पर पड़े हुए थे। मेघा नम आँखों से अपने पापा को देख रही थी। सिस्टर ने पीछे से आकर मेघा को कहा, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको रात में यहाँ आने की परमिशन नहीं है। और मेघा ने कहा, पर सिस्टर यहाँ अंदर से किसी के फ़ोन बजने की आवाज़ आई थी, इसलिए हम यहाँ अंदर आए थे। सिस्टर ने हैरान होकर कहा, पर मैम यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर कैसे हो सकता है कि यहाँ से फ़ोन की आवाज़ आए? आप परेशान इसलिए तो आपको ऐसा लग रहा है। मेघा उदास से फिर से वापस जाकर बाहर बैठ गई और उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ मेघा? मेघा ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए कहा, कुछ नहीं। मेघा की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तनु के पापा दोनों के लिए कुछ खाने को ले आए और उन्हें ज़बरदस्ती डांट कर खिला दिया। उन्होंने मेघा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अगर तेरे पापा इस वक्त मेरी जगह होते तो तुम्हें मार मार कर खिलाते। चलो खा लो मेघा और अपनी माँ को भी कुछ खिला दो। और प्रकाश की फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे करके सुबह हुई और प्रतीक फ्रेश होकर मेघा और बाकी सब से मिलने वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। प्रतीक ने मेघा की तरफ देखा भी नहीं और तनु के पापा से कहा, अंकल अब प्रकाश अंकल, मेघा के पापा कैसे हैं? तनु के पापा हैरानी से कहा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला बेटा, पर जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम यहाँ कैसे, तुम्हें किसने बताया? मेघा ने प्रतीक को घूरते हुए देखा और कहा, तनु ने बताया मुझे, बाकी तो कोई मुझे अपना मानता ही नहीं है। मेघा की मम्मी उदास सी उनकी आंखों से आंसू बहते देखकर प्रतीक उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछे और कहा, डोंट वरी आंटी, आप बिल्कुल अंकल बिल्कुल ठीक हैं, मेरे भगवान जी सब सही कर देंगे। तभी डॉक्टर्स भी राउंड पर आए और अंदर मेघा के पापा को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने प्रकाश जी को चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। वो हैरान से बाहर आए और कहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सब खुश हो गए। प्रतीक मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। उसने फ़ोन लगाकर तनु से कहा, मैडम आपके चाचू बिल्कुल ठीक हैं, अब तो खुश हो? तनु ने चहकते हुए कहा, हाँ बहुत खुश हूँ। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो मैं अभी अंदर जाता हूँ, फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। तनु ने खुश होकर कहा, सुनो, प्रतीक ने कहा। हाँ, तनु ने जल्दी से कहा, आई लव यू प्रतीक। प्रतीक किसी पुतली की तरह चलते चलते रुक गया।
प्रत्येक सुबह भोपाल से बेंगलोर को आने वाली ट्रेन के बारे में चेक करता है, जिससे किसी को उसे लेकर कोई शक ना हो और वो सबको कह सके कि वह आज ही पहुंचा है। और फिर सारी प्लानिंग करने के बाद प्रतीक सुबह सुबह तैयार होकर मेघा के पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। सब उसे देखकर हैरान रहते हैं कि आखिर प्रतीक यहाँ कैसे है। प्रतीक मेघा को बिना देखे इग्नोर करते हुए तनु के पापा के पास गया और उनसे बोला, अंकल आप प्रकाश अंकल कैसे हैं? उनकी हालत में कुछ सुधार आया क्या? तनु के पापा सुधीर जी ने हैरानी के साथ कहा, अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। डॉक्टर्स बस आने ही वाले होंगे और फिर प्रकाश को चेक करके बताएंगे कि उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें किसने बताया प्रकाश के बारे में? प्रतीक ने मेघा को घूर कर देखा और फिर तनु के पापा से कहा, मुझे सब कुछ तनु ने बताया, बाकी तो मुझे कोई अपना मानता ही नहीं है। सब केवल नाम के रिश्ते हैं और मुझे तो आपने भी नहीं बताया। आप सिर्फ मुझे मुंह से ही बेटा बोलते हैं, मानते ही नहीं हैं। तनु के पापा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ करना प्रतीक, वो हम सब यहाँ जल्दी जल्दी में आए थे, इसलिए किसी को बता ही नहीं पाए। हमें माफ़ कर देना बेटा। प्रतीक ने सुधीर जी के हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप परेशान थे और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी और से भी उम्मीद थी। लेकिन खैर छोड़िए, अभी झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है, बस अंकल की तबीयत ज़रूरी है। और इधर मेघा की मम्मी फिर से उदास होकर रोने लगी तो प्रतीक ने उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछे और कहा, आंटी आप परेशान मत होइए, मुझे अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है, वो सब सही करेंगे और अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर प्रतीक ने उनका मन हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, अरे आपकी आंखें तो कितनी प्यारी हैं और इतनी प्यारी प्यारी आंखों में ये गंदे से आंसू अच्छे नहीं लगते, चलिए मुस्कुराइए। मेघा की मम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर प्रतीक ने कहा, ये हुई ना बात, अब देखिएगा अंकल कैसे जल्दी से ठीक हो जाएंगे। उधर तनु वहाँ दूर बैठी परेशान थी कि क्या हुआ होगा, सब ठीक तो है ना, उसके चाचा ठीक तो है ना। वो प्रतीक को बार बार मैसेज कर रहे थे पर प्रतीक ने अपना फ़ोन साइलेंट किया हुआ था और मेघा का तो फ़ोन ही बंद था। और यहाँ बेंगलोर में हॉस्पिटल में सब बस डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ देर में ही अपनी टीम के साथ डॉक्टर भी आ गए और अंदर जाकर प्रकाश को चेक करने लगे। सारे डॉक्टर्स हैरान थे कि प्रकाश जी नॉर्मल थे और उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी अभी वो बहुत कमज़ोर थे क्योंकि हॉस्पिटल लाते लाते उनका बहुत खून बह गया था और वो अभी बेहोश थे। प्रतीक ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उनके सारे जख्म भर दिए थे, इसी वजह से उनकी जान बच गई और उन्हें इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन वो प्रकाश जी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी शक्तियाँ होते हुए भी वो भी था वो एक इंसान ही। सारे डॉक्टर्स हैरानी से इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और सभी दौड़कर डॉक्टर्स को घेर कर खड़े हो गए। तनु के पापा ने उत्सुकता से डॉक्टर से कहा, सर अब प्रकाश की हालत कैसी है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर्स ने हैरान होते हुए कहा, मैंने पहले कभी ऐसा ना देखा ना सुना, ये सिर्फ किस्से कहानियों या फिर फिल्मों में ही देखने को मिलता है। शायद ये सब आपकी दुआओं का असर है। जो अब पेशेंट खतरे से बाहर है, उनके जख्म भी पहले से ठीक हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है और हम उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन तनु के पापा ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन क्या सर कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर ने हंसकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी उन्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। उनकी हालत तो पहले से बेहतर है पर उनके अंदर अभी बहुत कमज़ोरी है उन्हें इसलिए कुछ दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तनु के पापा ने और बाकी सब ने अब राहत की सांस ली। तनु के पापा सुधीर जी ने कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमने कहा आप पर एहसान किया, ये तो हमारा काम है। और डॉक्टर मुस्कुराते ही वहाँ से निकल गया। प्रतीक ने मुस्कुराते मेघा की माँ सुनैना से कहा, आंटी अब तो हंस दीजिए, अंकल बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में वो अपने घर भी चले जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। प्रतीक ने सुनैना जी को दोनों हाथों से पकड़कर बेंच पर बिठाया और बोला, चलिए मैं आप सबके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, जानता हूँ कि किसी ने कल से कुछ खाया नहीं होगा। मेघा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं प्रतीक? प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ चल पड़ा और मेघा वहीं खड़े खड़े मन ही मन सोच रही थी कि लगता है प्रतीक जी सचमुच हमसे बहुत नाराज़ हैं।
नहीं तो वो इस तरह से हमें इग्नोर करके नहीं जाते, पर कैसे भी करके हमें उन्हें मनाना ही पड़ेगा। इधर प्रतीक ने बाहर पहुंचकर अपना फ़ोन निकाला जिसमें तनु के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस पड़े हुए थे। प्रतीक अपने सिर पर धीरे से मारा और कहा, आज तो गए बेटा, पर कॉल करके बताने तो पड़ेगा ही ना। और फिर अगर मैडम जी बरसेगी तो सुन लेगी चुपचाप। प्रतीक ने तनु को कॉल किया। तनु ने एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लिया और तुरंत एक ही सांस में सब बोल दिया। क्या हुआ प्रतीक, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। और तुम अभी कहाँ हो? चाचू कैसे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? प्रतीक चुपचाप सब सुन रहा था। तनु ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलोगे? प्रतीक ने प्यार से कहा, तुम कुछ बोलने दोगी तब तो बोलूँगा ना। तनु ने मासूमियत से कहा, ठीक है अब बताओ ना, चाचू कैसे हैं? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, मैडम जी आपके चाचू बिल्कुल ठीक हैं और अभी मैं डॉक्टर से बात करके ही आ रहा हूँ। तनु ने खुश होकर, तुमने आज मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई। आई लव यू सो मच प्रतीक। प्रतीक फ़ोन को अपने गाल से चिपकाए चलते चलते एकदम शांत होकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हंसे या खुश होकर नाचे कूदे। तनु को समझ आया कि उसने अनजाने में खुश होकर प्रतीक को क्या बोल दिया। उसने धीरे से कहा, प्रतीक वो मैं गलती से। प्रतीक को एकदम से होश आया तो उसने उसकी बात काटते हुए प्यार से कहा, तनु क्या कहा तुमने? अभी फिर से बोलो। तनु ने शर्माते हुए अनजान बनकर कहा, क्या मैंने क्या कहा? प्रतीक ने भी जोर देते हुए कहा, तनु प्लीज़ ना यार, अभी बोलो ना जो थोड़ी देर पहले तुमने कहा था। तनु ने शर्माते हुए कहा, प्रतीक वो मैं ना कहा था कि। प्रतीक ने उत्साहित होते हुए कहा, हाँ तनु आगे आई के आगे बोलो। तनु ने आगे कहा, आई लव। इधर प्रतीक अपने हाथ पैर खुशी से पटकने लगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। वो तनु के मुंह से ये 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने के लिए बेताब हो रहा था और वहाँ बेचारी तनु का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। वो अपने नाखून चबाते हुए आगे कहा, प्रतीक आई लव माई फैमिली। प्रतीक ने मुंह बनाकर कहा, हाँ ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, अभी मुझे सबके लिए नाश्ता ले जाना है। तनु ने प्यार से कहा, आई मिस यू पागल। प्रतीक ने भी खुश होते हुए कहा, प्यार से कहा, आई मिस यू टू, और फिर फ़ोन काट दिया। इधर प्रतीक मुंह बनाकर खड़ा था और उधर तनु का हंस हंस कर बुरा हाल था। वो सोच सोच कर हंस रही थी कि उसने कैसे प्रतीक के अरमानों पर पानी फेर दिया। बेचारा क्या सुनना चाहता था और क्या सुना दिया। प्रतीक के ने मुंह बनाकर अपने फ़ोन में तनु की फ़ोटो देखने लगा और बोला, एक न एक दिन तुम मुझे अपनी मर्जी से ये 3 मैजिकल वर्ड्स ज़रूर बोलोगी मेरी प्यारी मैडम जी। कोई तब तक इंतज़ार कर लेंगे। प्रतीक पीछे मुड़ा तो वहाँ मेघा खड़ी थी जो उससे बात करना चाहती थी। मेघा ने प्रतीक से कहा, प्रतीक क्या हम आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? प्रतीक ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मेघा ने प्रतीक के पास आकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए प्रतीक, हम बहुत परेशान थे इसलिए आपको नहीं बताया। हम आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहते थे। प्रतीक ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है तो अब क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? मैं लगता ही कौन हूँ आपका? अगर आप मुझे अपना दोस्त मानती तो अपनी परेशानी बताती, यूँ सब कुछ छुपा कर पराया तो नहीं करती। मेघा रुआसी हो गई और कहा, आप हमें डांट लीजिए मार लीजिए पर हमसे नाराज़ मत होइए प्लीज़ प्रतीक, हम आपका गुस्सा सह नहीं पाएंगे। प्रतीक ने अपनी नज़रें फेर ली, फिर मेघा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे तो प्रतीक का दिल पिघल गया और उसने कहा, ठीक है पर अब ये रोना धोना शुरू मत कीजिएगा। और प्रतीक कितना बोलते मेघा के आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और वो रोने लगी। अब प्रतीक परेशान सा उसे चुप कराने की कोशिश में जुट गया पर मेघा तो बस रोई जा रही थी और सब उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। प्रतीक हैरान परेशान सा अपने सिर को ही पीटने लगा और बोला, क्या जरूरत थी तुझे प्रतीक मेघा को इतना सुनाने की? अब चुप करा इन्हें। प्रतीक ने मेघा को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया और पुचकारते हुए कहा, चुप हो जाइए मेघा, आप तो छोटे बच्चे की तरह रो रही हैं। देखिए सब हमें कैसे घूर रहे हैं। आई एम सॉरी, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप बस चुप हो जाइए। मेघा ने प्रतीक से सीने से लगे हुए मासूमियत से कहा, पक्का ना आप हमसे नाराज़ नहीं हैं? प्रतीक ने परेशान होते हुए कहा, हाँ देवी माता, अब क्या गंगा
जल हाथ में लेकर कसम खाऊं क्या कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मेघा ने चुप होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो ठीक है, फिर हम नहीं रोएंगे, चलिए चलते हैं, कुछ खाने, बहुत भूख लगी है। प्रतीक और मेघा दोनों नीचे कुछ खा लेते हैं और सुधीर जी और सुनैना जी के लिए कुछ खाने को ले आते हैं। प्रतीक मेघा की मम्मी सुनैना जी को अपने हाथ से खिलाता है और वो प्रतीक के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम्हें वो सब मिले और ढेर सारी खुशियाँ मिले, ये आशीर्वाद है मेरा। प्रतीक मुस्कुराते हुए तनु के पापा से बातें करने लगता है। मेघा की मम्मी मुस्कुराते हुए मेघा से कहती हैं, देख मेघा कितना अच्छा लड़का है प्रतीक, सबका कितना ख्याल रखता है और तनु के एक बार कहने पर यहाँ भागता हुआ चला आया, तू बहुत लकी है मेघा जो तुझे प्रतीक जैसा दोस्त मिला है। मेघा ने भी खुश होकर प्रतीक की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हाँ हम बहुत लकी हैं जो हमें प्रतीक जी जैसे दोस्त मिले, लेकिन साथ ही अनलकी भी हैं क्योंकि हमें उनके जैसा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिला। सब आपस में बात कर रहे थे और फिर कुछ देर में प्रकाश जी मेघा के पापा को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और सब उनसे मिलने चले गए। और कुछ देर में प्रकाश जी को होश आ गया। वो अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। वो सिर्फ इशारों में बातें करते या थोड़ी बहुत बात कर लिया करते। सब ने धीरे धीरे उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में उनकी हालत और बेहतर हो गई। तनु ने पापा को किसी काम से वापस भोपाल जाना पड़ा, इसलिए वो अर्जेंट ही निकल गए और फिर प्रतीक ने उन्हें डिस्चार्ज करवाया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर प्रतीक और मेघा के पापा को उनके घर ले गए जहाँ मेघा की मम्मी और मेघा उनका पूरा ध्यान रखती थी। वो धीरे धीरे अच्छे हो गए। मेघा की मम्मी ने मेघा और प्रतीक से कहा, तुम दोनों के कॉलेज की छुट्टियां भी खत्म हो गई है बेटा, अब तुम दोनों भी वापस भोपाल चले जाओ वरना तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। प्रतीक ने प्यार से कहा, डोंट वरी आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे सब कवर कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो प्रकाश जी ने भी दोनों को समझाया और दोनों को जाने के लिए मना लिया। प्रतीक और मेघा दोनों को अगली सुबह की ट्रेन से वापस निकलना था। दोनों ने अपनी तैयारी कर ली और फिर अगली सुबह ट्रेन से निकल गए। लेकिन ऐसा कुछ था जो मेघा के पापा और मेघा की मम्मी ने उनसे छुपाया था, जिसकी वजह से वो उन दोनों को वहाँ से भेज रहे थे या यूँ कहे कि उन्हें भगा रहे थे। और फिर ट्रेन में उन दोनों का उस मुसीबत से सामना हो ही गया। अगली सुबह की ट्रेन से मेघा और प्रतीक को भोपाल के लिए वापस निकलना था, तो दोनों ने फटाफट सारी पैकिंग की और खा पी कर सो गए। प्रतीक ने अपने फ़ोन पर अलार्म लगाया हुआ था क्योंकि दोनों की ट्रेन एकदम सुबह ही थी। रात में प्रतीक को सोते हुए सपना आया जिसमें कुछ नकाबपोश लोग उसे और मेघा को मारने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों उनसे बचने के लिए भाग रहे हैं। प्रतीक सोते सोते एक झटके में उठ गया और अब वो समझ गया कि कल फिर कुछ होने वाला है। प्रतीक की शक्तियाँ उसे आने वाले हर खतरे के बारे में आगाह करती रहती है और प्रतीक को एक बार संभलने का मौका मिल जाता है। वो भविष्य को बदल नहीं सकता पर कम से कम उससे होने वाले नुकसान को कम तो करने की कोशिश कर सकता है। प्रतीक बिस्तर से उठ गया और पूरे कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग प्रतीक को मारने के लिए आए थे या फिर मेघा। उसका दिमाग दौड़ने लगा और वो सोचने लगा कि मेघा के पापा तो सिंपल से गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, फिर उन पर गोलियां क्यों चलाएंगे और उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है भला। और अंकल आंटी ने हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को क्यों कहा। प्रतीक को नींद नहीं आ रही थी तो वो परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो प्रकाश जी के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि अंदर से उसे कुछ आवाज़ें आईं। अंदर मेघा के पापा और मेघा की मम्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे। प्रकाश जी ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो गुंडा हमारी प्यारी सी बच्ची के पीछे पड़ा है। मेघा की मम्मी ने रोते हुए कहा, हमारी मेघा ने सिर्फ एक बार उससे अच्छे से बात क्या कर ली, वो तो उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने की धमकी देने लगा। हमने मेघा को यहाँ से दूर तो भेज दिया और फिर उसने आपको। इतना कहकर मेघा की मम्मी सुनैना जी रोने लगी। प्रकाश जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, इसलिए तो मैं मेघा को प्रतीक के साथ कल ही यहाँ से भेज रहा हूँ, जिससे उन सबको कुछ पता ना चले कि मेघा यहाँ आई भी थी और
फिर हम अपना ट्रांसफ़र भी भोपाल करवा लेंगे और वहीं रहने चलेंगे। प्रतीक को अब सब कुछ समझ आ गया था। वो कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन कहा, अच्छा तो ये बात है जिसकी वजह से अंकल हम दोनों को यहाँ से जल्दी भेजना चाहते हैं। पहले मेघा को भोपाल छोड़कर आऊँगा, उसके बाद उन सबको चुपचाप ठिकाने लगाऊंगा। प्रतीक सोचते बिस्तर पर लेट गया और तनु की फ़ोटो अपने फ़ोन पर देखने लगा और उससे बातें करने लगा। यार तुम्हें पता है यहाँ मेरे साथ हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेजिडी हो रही है। काश तुम यहाँ होती मेरे साथ मेरे पास, पर कोई नहीं। जब तुम आओगी तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। प्रतीक ने अपने फ़ोन को सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसे नींद आ गई और फिर अलार्म की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। वो मेघा को उठाने उसके रूम में गया। मेघा रजाई में दुबकी हुई थी और सुकून के साथ सो रही थी। प्रतीक ने दरवाजे के पास खड़े होकर मेघा को कॉल किया और तैयार होने को कहा। मेघा अध खुली आंखें से दरवाजे की तरफ देखते हुए उठी। प्रतीक वहीं मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। मेघा ने भी प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। और फिर हैरान होकर प्रतीक के पास आकर कहा, आप यहाँ हमारे कमरे में आए हैं, फिर भी हमें उठाने के लिए आपने कॉल क्यों किया? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये हमारे परेशान करने का नया तरीका है। मेघा ने एक पल को प्रतीक को हैरानी से देखा, फिर कहा, प्रतीक जी कभी कभी आप ना और आपकी बातें हमें बिल्कुल नहीं समझ आती। हम चले फ्रेश होने। प्रतीक अपने रूम में चला जाता है और मेघा अपने रूम में तैयार होती है। प्रतीक तैयार होने के बाद मेघा के रूम से चुराया हुआ लेटर देखता है जिसे प्रतीक ने कुछ ही देर पहले मेघा के रूम में पड़ा मिला था, जो उसी गुंडे ने मेघा के लिए लिखा था। प्रतीक ने उसे पढ़ा और अपनी जेब में रख लिया और फिर तैयार होकर बाहर हॉल में अपना सामान लेकर आ गया और मेघा भी वहीं बाहर आ गई। आंटी ने दोनों के लिए कॉफ़ी और नाश्ता बनाकर हॉल में ले आई और दोनों ने एक साथ नाश्ता किया और कॉफ़ी पीकर सुनैना जी और प्रकाश जी से मिले। दोनों ने मेघा को नम आँखों से विदाई दी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। प्रकाश जी ने मेघा के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा खुश रहना और यहाँ की फिक्र मत करना। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, क्या अंकल आप भी ऐसे रो रहे हैं? अभी मेघा की विदाई नहीं हो रही है, अभी वो सिर्फ अपने बड़े पापा के पास जा रही है, ससुराल नहीं। कुछ आंसू बचा कर रखिए विदाई के लिए। प्रतीक की बात सुनकर सब हंसने लगे और फिर सुनैना जी ने भावुक होकर कहा, बेटा मेघा का ध्यान रखना। प्रतीक ने उनके हाथ को पकड़ा और कहा, प्यार से कहा, अंकल आंटी मेघा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा और आप दोनों की प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूँगा। प्रकाश जी और सुनैना जी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक मुस्कुराता हुआ अपना और मेघा का बैग लेकर वहाँ से निकल गया। प्रतीक बाहर निकला तो कुछ लड़के थोड़ी दूर पर फ़ोन पर बात करते हुए एक दूसरे को देखने लगे और फिर मेघा की तरफ देखने लगे। प्रतीक ने मेघा की तरफ देखा। अभी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेघा उनके साथ थी। कुछ देर में उनकी कैब आ गई और वो दोनों स्टेशन की तरफ निकल गए और वो लड़के उनका पीछा करते हुए उनके साथ स्टेशन पर पहुंच गए। लड़कों ने किसी से फ़ोन पर बात करके कहा, भाई भाभी के साथ एक हट्टा कट्टा लड़का भी है। और दूसरी तरफ से उन गुंडों ने कहा, बस हम पहुंच ही रहे हैं, कुछ देर में तुम नज़र रखना उन पर। इतना कहकर गुंडे ने फ़ोन काट दिया। प्रतीक ने मेघा और अंदर रिजर्वेशन की हुई सीट पर बैठाया और सामान रखकर खुद ही बैठ गया। कुछ ही पलों में ट्रेन चलने लगी और कुछ आदमी उस पर और चढ़ गए। ट्रेन आगे जंगल तक ही पहुंची होगी कि सात आठ लोग मेघा के सामने बंदूक लगाकर खड़े हो गए और एक गुंडा मेघा के पास आकर बोला, कैसी हो मेघा जी? आप बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, कहाँ थी आप इतने दिनों तक? प्रतीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी बंदूक तान दी उन लोगों ने और कहा, ए हीरो चुपचाप बैठा रहा वरना एक बार मैं तेरा दिमाग खाली कर दूंगा। कुछ और आदमियों ने उठने की कोशिश की लेकिन बंदूक देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। प्रतीक शांत हो गया और अपनी सीट पर बैठ गया। मेघा बहुत डरी हुई थी और उसने डरते हुए कहा, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। उस गुंडे ने हंसते हुए कहा, क्या मेघा जी आप हमें इतने दिनों बाद मिली हैं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपसे शादी करके आपको रानी बना कर रखेंगे, माँ कसम। प्रतीक ने धीरे से कहा, देखिए सर, मेघा आपको पसंद नहीं करती है तो आप क्यों उसे परेशान कर रहे हैं?
गुंडे ने गुस्से से प्रतीक को घूर कर देखा और कहा, तू कौन है? बेलबर है क्या? इसका जो तड़प रहा है, शक्ल से तो हीरो दिखता है, थोड़ी अक्ल भी लगा और दूर रहा, मेघा से जिंदा रहेगा। गुंडे ने मेघा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा और प्रतीक ने गुंडे का हाथ कसकर पकड़ा। वो गुंडा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सबने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाया। फिर किसी ने प्रतीक के सिर पर जोर से मारा और प्रतीक बेहोश हो गया। मेघा रोती चिल्लाती रह गई, प्रतीक प्रतीक, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मदद करे और प्रतीक भी अब बेहोश हो गया था। जब वो कुछ आगे गेट के पास निकल गए तो प्रतीक ने आंखें खोली और इमरजेंसी विंडो से बाहर निकलकर हवा हो गया। और वो लोग बस ट्रेन की चैन खींचने वाले थे कि प्रतीक मास्क लगा कर आ गया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने प्रतीक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया लेकिन प्रतीक को फर्क नहीं पड़ा और उसने सब पीट पीट कर अधमरा कर दिया और सबको उन्हीं के पहने हुए कपड़ों से बांधकर दरवाजे के पास बैठा दिया। आखिरी गुंडा बचा हुआ था। उसने डर के कारण मेघा का हाथ छोड़ दिया और डरते हुए बोला, कौन हो तुम? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, डेविल, तेरा बाप। और उसने एक हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को पकड़कर रेत की तरह मसल कर यहाँ वहाँ बिखेर दिया। अब उस गुंडे का डर से बुरा हाल हो गया था। उस ट्रेन के उस बोगी में बैठे हुए सारे लोग ये सब देखकर हैरान थे। प्रतीक ने उस गुंडे को एक जोर का मुक्का मारा तो वो दरवाजे के पास खून की उल्टियाँ करते हुए गिर पड़ा। मेघा ने मास्क वाले लड़के प्रतीक का शुक्रिया किया और फिर प्रतीक चलती ट्रेन के दरवाजे से हवा हो गया और खिड़की से आकर अपनी जगह पर लेट गया। सभी लोग डर और हैरानी से प्रतीक की सीट से बहुत दूर खड़े थे, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि प्रतीक कब आया और कब गया। मेघा को याद आया कि प्रतीक को चोट लगी तो प्रतीक के पास आई। प्रतीक अभी भी आंख बंद करके लेटा हुआ था। मेघा ने परेशान होते हुए प्रतीक को हिलाया डुलाया और कहा, प्रतीक आप ठीक तो है ना प्रतीक? फिर प्रतीक को होश आया और वो उठते ही अपना सिर पकड़कर बोला, आप ठीक तो है ना मेघा जी? आउच, वो लोग कहाँ गए? मेघा ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हम बहुत डर गए थे कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं गया। प्रतीक ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, पर वो गुंडे कहाँ गए? मेघा ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, सब अभी आराम कर रहे हैं। प्रतीक ने हैरानी से उन सबको देखा और फिर कहा, ये सब कैसे यहाँ हुआ? क्या हुआ इन लोगों को? किसने किया ये सब? मेघा ने चहकते हुए कहा, कोई डेविल नाम का सुपर हीरो आया था, उसने किया। प्रतीक ने अपने सिर पकड़ा और हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रही हैं आप मेघा? कोई सुपर हीरो नहीं होता असली ज़िंदगी में, ये सब फिल्मी बातें हैं, फिल्मों में अच्छी लगती हैं। और फिर डर से कराहते हुए कहा, आह, कितनी ज़ोर से मारा है नालायकों ने। मेघा ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले उन गुंडों को होश आ गया और उसने अपने जूते के पास फंसाया हुआ चाकू निकाल प्रतीक की तरफ फेंकने लगा। मेघा ने प्रतीक को गले लगा के खुद के सामने घूम गई और उन गुंडों ने चाकू मेघा की तरफ फेंक दिया, पर प्रतीक ने तुरंत चाकू पकड़ लिया और दरवाजे को घूर कर देखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और उस गुंडे के सिर पर जोर से भिड़ गया और वो जोर से चीखता हुआ बेहोश हो गया। प्रतीक ने उस चाकू को बाहर फेंक दिया और फिर मेघा को खुद से दूर करने लगा, पर मेघा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। प्रतीक ने प्यार से कहा, मेघा जी छोड़िए, हमें सब लोग देख रहे हैं। मेघा ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या हम जिंदा हैं? प्रतीक ने उसे खुद से दूर किया और अपनी सीट पर हंसकर बैठते हुए कहा, ये कैसा सवाल कर रही हैं आप मेघा जी? हम दोनों अभी जिंदा हैं। मारा उन लोगों ने फिर सिर पर और असर आपके दिमाग पर हुआ है। मेघा ने मुँह फुलाते हुए कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना? प्रतीक ने मेघा का गाल खींचते हुए कहा, अरे इतनी क्यूट लड़की का मजाक मैं कभी उड़ा सकता हूँ भला? मेघा ने सीरियस होकर कहा, इतने प्यार से बातें मत किया करिए प्रतीक जी, कहीं हमें आपसे प्यार ना हो जाए। प्रतीक को अब हिचकी आने लगी और वो मेघा की बातें सुनकर हैरान हो गया। मेघा ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहे थे हमें पता है आप सिर्फ तनु के हैं और वो आपकी। प्रतीक अब कुछ सहज हुआ, तब तक आरपीएफ वाले भी आ गए और प्रतीक ने उन्हें सारी बातें बताई तो वो उन सब गुंडों को पकड़कर अपने साथ ले गए। प्रतीक और मेघा रात
तक भोपाल पहुंच गए और अपने अपने घर चले गए। प्रतीक नीचे सबके साथ बैठा बातें कर रहा था, तभी भैया ने सबको टीवी की तरफ देखने को कहा, जिसमें एक काले कपड़े पहने हुए एक आदमी एक हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर हवा में लटका था। प्रतीक तुरंत उसे देखते ही समझ गया कि ये वही है, पर उसकी वीडियो आखिरकार ली किसने? वो हैरान परेशान सा था। उसे एक तसल्ली थी कि उसने मास्क लगाया था तो उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, पर उसे डर भी था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में गया। प्रतीक रात में कुछ काम कर रहा था, तभी तनु का एक वीडियो मैसेज प्रतीक के पास आया और फिर दूसरा मैसेज जिसमें लिखा था, इसे देखो जल्दी, मुझे अभी मिला है। प्रतीक ने उस वीडियो को देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रतीक टीवी पर अपनी वीडियो देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिरकार कौन ये वीडियो बना सकता है। वहाँ पर इतनी रात में तो कोई भी मौजूद नहीं था, फिर कौन कर सकता है ये काम? प्रतीक के भैया भाभी सब उस वीडियो को देखकर आपस में बातें कर रहे थे, पर प्रतीक तो जैसे होश नहीं था। वो खुद को टीवी पर देख रहा था। बस फ़र्क इतना ही था कि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और खिड़की के पास थोड़ा अंधेरा था, जिससे वो इंसान है या परछाई समझ नहीं आ रहा था। शुभ ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, पापा चाचू देखिए ना, ये तो सुपर हीरो है। इसने कृष की तरह मास्क भी लगाया है और उड़ भी रहा है। प्रतीक के भैया ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है, कुछ भी दिखाते हैं ये लोग, कोई सुपर हीरो नहीं होता, बस अपने चैनल की टीवी आरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं। प्रतीक के भैया ने प्रतीक से कहा, देख रहा है प्रतीक, कुछ भी बकवास दिखाते और बताते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। आजकल के टाइम में प्रतीक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसे कुछ होश खबर तो थी ही नहीं। उसने भैया से उसे हल्का धक्का दिया और कहा, क्या सोचने लगा तो? प्रतीक ने खड़े होते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, आप भी ना क्या फालतू चीज़ें देख रहे हैं, क्रिकेट देखिए, इंडिया का मैच है आज। प्रतीक के भैया ने अपने सिर पर हल्के से मारा और कहा, ओ इस नौटंकी को देखने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि आज तो मैच है। भैया ने मैच लगाया और भाभी और प्रतीक की माँ उठकर अपने कमरे में चली गई और शुभ उदास सा वहीं सोफे पर लेट गया। प्रतीक हैरान परेशान से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया। प्रतीक मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार किसने ये वीडियो बनाया होगा। वहाँ तो सब उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, फिर ये किसने किया? पर जो भी हो, उसमें मैं साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, इतनी ही तसल्ली की बात है। प्रतीक अपने ख्यालों में उलझा ही था कि उसका फ़ोन बजा, जिसमें तनु का मैसेज आया था और एक वीडियो भी मैसेज में लिखा था, इस वीडियो को देखो, ये मुझे अभी अभी मिला है। प्रतीक ने वीडियो देखना शुरू किया और उसे चालू करते ही उसके होश उड़ गए। प्रतीक ने एक हाथ से फ़ोन को पकड़े रहा और एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ये तो मेरा ट्रेन वाला वीडियो, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये सब किसने किया? जिसने भी मेरा ये वीडियो बनाया है वो लीक किया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रतीक ने फ़ोन को साइड में रखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? प्रतीक ने तनु को तुरंत मैसेज किया और पूछा, तनु ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा है? तनु ने मैसेज किया, ये तो मुझे रुचि ने भेजा है और सभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो फैल चुका है। प्रतीक ने फ़ोन साइड में रखा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन कहा, भगवान जी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये वीडियो गलत हाथों में न पड़ जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और उसमें मेघा भी दिख रही है कि कहीं उन्हें कोई खतरा ना हो। और उधर भोपाल से बहुत दूर डॉक्टर सुब्रमण्यम के हाथों में वो वीडियो लग गया। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और पागलों की तरह हंसते हुए कहा, आज मेरी इतने सालों की मेहनत पूरी हुई। अगर ये वीडियो सही हुई तो जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा और मैं सारी दुनिया पर राज करूँगा। और उधर प्रतीक परेशान सा आँख बंद किए हुए बिस्तर पर लेटा रहा था और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह प्रतीक उठकर फटाफट तैयार हुआ और उसने कॉलेज जाने के लिए घर से निकला। उधर मेघा भी तैयार होकर अपने घर के बाहर प्रतीक का इंतजार कर रही थी। वैसे तो प्रतीक हमेशा ही खुश मिजाज रहता, पर आज वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तो मेघा ने उससे पूछा, क्या हुआ जनाब, आज आपका चेहरा क्यों उतरा है? तनु को लंदन में कोई और तो नहीं मिल गया? प्रतीक ने मेघा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेघा प्रतीक के साथ बाइक पर बैठ गई और प्रतीक ने बाइक आगे बढ़ा दी। मेघा ने फिर से उसे हंसाने के लिए कहा, क्या हुआ प्रतीक, इतनी प्यारी सी लड़की
आपके साथ आपकी बाइक पर बैठी है, पर आज आपका ध्यान कहीं और है। प्रतीक ने अपने ख्यालों से बाहर निकल कर कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस ये सोच रहे हैं कि कॉलेज में कितना सिलेबस हो गया होगा और सब पढ़ना पड़ेगा। प्रतीक ने सरासर झूठ बोल दिया। मेघा ने अपने सिर को पीटा और मुस्कुराते हुए कहा, तो टॉपर जी आप इसलिए परेशान हैं कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा? वैसे हमें भी बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच गए और प्रतीक ने बाइक पार्किंग में लगाई और फिर मेघा के साथ क्लास में पहुंच गया। अंदर रुचि दोनों का पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसे प्रतीक ने बता दिया था कि वो दोनों भोपाल पहुंच चुके हैं। मेघा जाकर रुचि के पास बैठ गई और प्रतीक एक लड़के के बगल में जो उसे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। रुचि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेघा अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? मेघा ने भी सहज होकर कहा कि अब ठीक है पापा की तबीयत। प्रतीक ने रुचि से सारे नोट्स मांगे और एक तरफ से पन्ने पलटने लगा और फिर उसे वापस लौटा दी। रुचि ने प्रतीक से कहा, बस हो गया, टॉपर जी देख लिया, तुम्हें तो सब याद हो गया होगा। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई सुपर हीरो तो हो नहीं कि ये सब देखकर ही सब याद हो जाएगा, इसे तो देखकर ही डर लग रहा है। मेघा ने भी डरने का नाटक करते हुए कहा, हमें तो अभी से चक्कर आ रहा है। कुछ ही देर में क्लासेस शुरू हो गई और प्रोफेसर ने सरप्राइज टेस्ट लिए। क्लास में सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे, पर मजबूरी में सबने टेस्ट दिया। कुछ के नोट्स खाली तो कुछ ने ठीक ठाक टेस्ट दिया था और उन सब में सबसे अच्छे नंबर एक लड़के के और प्रतीक के थे। सारी क्लासेस जब खत्म हुई तो सब बाहर आ गए। मेघा और रुचि तो प्रतीक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। प्रतीक ने नाटक करते हुए कहा, ऐसे ना देखो पगलियों, प्यार हो जाएगा। मेघा तो प्रतीक की बात सुनकर झेप गई और अपने नज़रें नीचे कर ली, पर रुचि ने गुस्से से कहा, प्यार और तुम जैसे धोखेबाज से नालायक कहीं के, रुको बताती हूँ तुम्हें। रुचि ने प्रतीक को मारने की दौड़ी और फिर टॉम एंड जेरी का शो शुरू हो गया। प्रतीक आगे आगे, रुचि अपने नोट्स हाथ में लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और उन दोनों को रोकने के लिए मेघा भाग रही थी। तभी अचानक से मेघा एक लड़के से भिड़ गई और गिरने लगी तो उस लड़के ने मेघा को पकड़ लिया और फिर क्या था, फिल्मी सीन चालू हो गया। मेघा और वो लड़का एक दूसरे को देख रहे थे। प्रतीक दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ा और उन दोनों को देखने लगा। रुचि उसे पकड़कर पीटने लगी, पर प्रतीक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने रुचि को उन दोनों की तरफ इशारा करके देखने को कहा। रुचि ने देखा तो वो दौड़ते हुए उन दोनों के पास पहुंची और मेघा को अलग करते हुए कहा, तो क्या हीरोइन है कोई जो उसके साथ खड़ी है ऐसे? और तुम मिस्टर, ज़्यादा मेरे दोस्त से चिपकने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना? उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा कर हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लड़का है यार? इतना सुनने के बाद भी चुपचाप मुस्कुराकर चला गया। प्रतीक भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। रुचि ने मेघा को घूर कर देखा और कहा, और तुम क्या लड़की हुई थी उसके साथ? मेघा ने झेपते हुए कहा, पर उसने तो हमें गिरने से बचाया था ना, हमने तो थैंक यू भी नहीं कहा उन्हें, और तुमने उन्हें इतना सुना दिया, उन्हें बुरा लगा होगा ना? रुचि ने नौटंकी करते हुए कहा, हाँ यार, फिर तो सॉरी बोलना चाहिए ना। मेघा ने धीरे से कहा, ठीक है, हम अभी उन्हें सॉरी कहकर आते हैं। रुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ओ मेरी भोली मेघा, एक तुम और एक ये पागल, दोनों का मैं क्या करूं? तुम्हें कोई थप्पड़ भी मार कर चला जाए तो तुम दोनों उसे सॉरी बोल कर चले आओ। चलो मेरे साथ दोनों और चुपचाप घर जाओ, समझे दोनों? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, जी मैडम। प्रतीक बाइक लेकर मेघा के साथ घर चल पड़ा और मेघा को घर छोड़कर अपने घर पहुंचा। जब वो अपने घर के अंदर गया तो वहीं कॉलेज वाला लड़का उसके घर पर बैठा था। वो लड़का सभी घर वालों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। प्रतीक ने हैरानी से कहा, तुम तो वही हो ना जो आज कॉलेज में मिले थे, पर तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? लड़के ने प्रतीक को मुस्कुराकर कहा, कैसा है फट्टू? प्रतीक ने हैरानी से सोचते हुए कहा, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है फट्टू। इस नाम से तो सिर्फ मुझे आदर्श बुलाया करता था, वो भी बचपन में। लड़के ने उसके गले लगते हुए कहा, कमीने में आदर्श ही हूँ, पहले आया था तो एडमिशन करवाया कॉलेज में और बेंगलोर से कल ही आया हूँ यहाँ, तो बहुत ढूंढने के बाद तेरा घर मिला है। बस अब यहीं हूँ फ़िलहाल,
मैं तो रोज़ तुझे परेशान करूँगा समझा। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, अब बड़ी मुश्किल से मिला है तू मुझे। दोनों ने बहुत देर तक बात की और फिर आदर्श वापस घर चला गया। प्रतीक अपने रूम में आया और मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठ गया। तभी तनु का कॉल आया। प्रतीक ने कॉल उठाया, प्यार से कहा, हाँ मैडम बोलिए। तनु ने हंसते हुए कहा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। प्रतीक ने भी खुश होते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों खुश हो इतना? तनु ने हंसते हुए कहा, 2 महीने बाद ना। प्रतीक की सांसें बढ़ने लगी, खुश हो गया। तनु ने आगे कहा, मैं वापस तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्रतीक ने खुश होकर जोर से कहा, सच? तभी नीचे से आवाज़ आई, क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक ने झेपते हुए कहा, कुछ नहीं। तनु जोर जोर से हंसने लगी तो प्रतीक ने मासूमियत से कहा, सच में ना, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तनु ने हंसते हुए कहा, हाँ प्रतीक, मैं 2 महीने में तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि हमारे सीनियर ने मुंबई के पास लैब लगाने वाले हैं, इसलिए अब मैं वहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, समझे? प्रतीक ने खुश होकर कहा, ठीक है, जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तनु ने प्यार से कहा, मुझे भी, और फ़ोन काट दिया। प्रतीक रात में सो गया और फिर उसे रात में एक सपना आया जिसमें एक आदमी अंधेरे में खड़ा था और हंसते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान लाने। प्रतीक सोते सोते उठ गया। आखिर अब प्रतीक के ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कहानी का अगला भाग देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।